हाँ एंड वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कोर्स। चैप्टर 8 में हम डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशंस टेक्निक्स देख रहे हैं कि उन टेक्निक्स के ज़रिए से इंटीग्रेशन के किस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा होता है। 8.5 उन्हीं टेक्निक में से एक है, दैट इज सेड टू बी अ पार्शियल फ्रैक्शंस। इस सेशन पे हम जान सकेंगे क्या है, किस तरह की टेक्निक्स है। इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विथ ईज आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, सो देयर इज अ कोर्स लाइव ऑन udemy.com जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये कोर्स यहाँ से एंड करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या और हमें ज़रूरत इस चीज़ की कब पड़ रही होती है। So the book suggests here the definition and understanding. The section explains a procedure for decomposing a rational function into a simpler rational functions to which you can apply the basic integration formulas. यानी एक ऐसा फंक्शन जो रैशनल फॉर्म पर हो। रैशनल फॉर्म का मतलब है कि a/b के फॉर्मेट पे वो वैल्यूज हो। इसे हमें डिकम्पोज करना है, यानी इसकी हालत को इस तरह से चेंज करना है कि वो एक सिंपलर फॉर्म पर आ जाए। और जब वो सिंपलर फॉर्म पर आ जाए तो हम उसमें बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज को अप्लाई कर सकें। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द मेथड ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हो गई। अब इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें स्लाइड से हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद फिर हम बुक पे वापस आएंगे टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो द फर्स्ट थिंग हियर, अगर आप बगौर देखें तो फ्रैक्शन का मतलब अभी हमने देखा कि किसी फंक्शंस पे f अपॉन g के फॉर्मेट पे जब फंक्शंस लिखे जा रहे होते हैं हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। जैसे इस वक्त आप देखें तो 4x+1 एक सेपरेट फंक्शन की बॉडी है, जबकि डिवाइड x+1 एंड x-2 एक सेपरेट बॉडी है। तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्मेट है। इस फ्रैक्शन फॉर्मेट को या फ्रैक्शन फॉर्म को डीकम्पोज करना है हमें सिंपलर फॉर्म पे अकॉर्डिंग टू द बुक डेफिनेशन। तो जब मैंने इसे सिंपलर फॉर्म पे डीकम्पोज किया यानी इसकी हालत को बदला तो 1/x+1 डिवाइड बाय 3/x-2 के फॉर्मेट पे इसे कन्वर्ट कर दिया गया। और जब इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म कहलाएगा। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म डिकम्पोज किस तरह से हुआ और इसकी वैल्यूज डिकम्पोज होने के बाद इस फॉर्मेट पे कैसे आई, ये तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हमें बात मजीद समझ में आएगी। अब जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो बेसिक हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म पर यह पार्शियल फंक्शन मिलेगा f(x) अपॉन g अपॉन x, वेयर f(x) एंड g(x) आर द पॉलिनोमियल्स फॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब हमें देखना है कि जो f(x) है, इफ द डिग्री ऑफ द f(x) इज लेस देन डिग्री ऑफ g(x), यानी f(x) की डिग्री जो है वो लेस देन हो g(x) से, यानी f(x) छोटा हो और g(x) इन अ फॉर्मेट ऑफ डिग्री बड़ा हो, तो हम वहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज सेड टू बी अ मेथड ऑफ द फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अगर डिग्री f(x) इज ग्रेटर देन g(x) से, यानी ऊपर वाली वैल्यूज की डिग्री बड़ी है नीचे वाले से, तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के फॉर्म पर कंसीडर करेंगे। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शंस आर ओनली एप्लीकेबल ऑन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी पार्शियल जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ही एप्लीकेबल है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। यानी जब हमारे पास क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तभी हम उसे डिकम्पोज कर सकेंगे और डिकम्पोज करने के बाद इस फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व कर सकेंगे। क्या अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म पर क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले इस इम्प्रॉपर को हमें प्रॉपर बनाना होगा और प्रॉपर बनाने के बाद हम उसे डिकम्पोज कर पाएंगे। So the last point, if we have an improper fraction, as I said earlier, we convert it into a proper fraction first by using a division algorithm and then use a partial fraction to decompose and solve it, right? तो basic चीज़ हमें डिग्री के फॉर्म पे याद रखनी है कि ऊपर वाली की डिग्री अगर छोटी है नीचे वाले से हम प्रॉपर फ्रैक्शन यूज करेंगे, वरना इम्प्रॉपर की तरफ आइडिया जाएगा। अब जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करने लगेंगे तो वहाँ पर जो डेनोमिनेटर की वैल्यूज़ है हम उसे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में भी लिख सकते हैं और रिपीटेड लीनियर फैक्टर के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ? देखो, f(x) डिवाइड बाय x-a और x-b के फॉर्म पर एक क्वेश्चन मौजूद है। तो जब मैं इसे रीराइट करूंगा या डिकम्पोज करूंगा तो नॉन रिपीटेड का मतलब है कि डेनोमिनेटर पे जो सेपरेट पार्टीशंस है वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। देखो, x-a एक ही दफ़ा लिखा गया है और x-b एक ही दफ़ा लिखा गया है। ऐसे फॉर्मेट को नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहा जाता है। अब रिपीटेड कौन से हो सकते हैं? जब वहां पर ऑलरेडी ऐसे फॉर्म पर वैल्यूज मौजूद हो कि मैं एक दफा उसे लिखकर यूज ना कर सकूं। ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो x-a होल टू द पावर 2 x-b।
अब जब इसे डिकम्पोज किया जाएगा तो x माइनस ए को एक से ज़्यादा दफ़ा लिखा जाएगा, जैसे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए होल टू द पावर 2 प्लस c डिवाइड x माइनस बी के फॉर्म। तो ऐसे फॉर्मेट को हम रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहेंगे। तो हमें याद रखना है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या है और रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या चीज़ है। द लास्ट थिंग अकॉर्डिंग टू द स्लाइड कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो जिस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद होगा, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक के फॉर्म पर है फॉर्मेट, डेनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म पर है, तो जब उसे डिकम्पोज किया जाएगा, जैसे फर्स्ट में बताया जा रहा है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड पी एक्स प्लस क्यू, तो इसे जब मैं डिकम्पोज करूंगा तो ए एक्स प्लस बी के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को सी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू में लिखा जाएगा। अगर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हुए, यानी ऐसे फैक्टर हुए जिसमें रिपीटेड फॉर्मेट भी मौजूद है, जैसे आप देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी पर स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसी तरह पी एक्स प्लस क्यू पे भी स्क्वायर आ गया। अब इसे क्या किया जाएगा, क्वाड्रेटिक रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड या सिंगल लीनियर, तीनों वैल्यूज यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा ऐसे फॉर्मेट को डिकम्पोज करने के लिए सबसे पहले अगर मैं इसे देखूँ, ठीक है, इस फॉर्मेट को देखूँ तो ए एक्स प्लस बी पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स रहा, फिर सी एक्स प्लस डी पर फिर अगेन कंप्लीट वैल्यूज आई विद स्क्वायर, फिर ई पर पी एक्स प्लस क्यू, क्योंकि देखो ये भी क्या है, रिपीटेड है और ये भी रिपीटेड फॉर्मेट है। तो पहले हमने ए एक्स यानी क्वाड्रेटिक स्क्वायर को किया, फिर पी एक्स प्लस क्यू को किया और फिर सिंगल वैल्यूज है ना, यहाँ पर जैसे हमें सिंगल लीनियर का है, इसे मैंने जी अपॉन आर एक्स प्लस एस में लिखा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जिसके बेस पर हमें फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इधर इन अ फॉर्म ऑफ द रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड फॉर्मेट, और फिर हमें देखना है कि डेनोमिनेटर के अंदर लीनियर फॉर्मेट पे वैल्यूज है, क्वाड्रेटिक पे मौजूद है और उसके मुताबिक हम इसे एक्सपेंड कर रहे होंगे। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। बुक पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये फॉर्मेट्स की हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले बेसिक बुक ने क्या रूल्स हमें दिए हैं उस रूल को भी समझ लेते हैं। तो डिकम्पोजिंग ऑफ एन एक्स डिवाइड बाय डी एक्स इंटू अ पार्शियल फॉर्म, यानी यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन मौजूद था हम उसे एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स पे कह रहे थे, बिल्कुल वही फॉर्मेट यहाँ पर एन और डी के फॉर्मेट पे लिखा गया। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। ओके, द फर्स्ट रूल हियर, डिवाइड इफ इम्प्रॉपर। ठीक है, डिवाइड करें जब वो इम्प्रॉपर हो। क्या मतलब हुआ, इफ एन एक्स एंड डी एक्स इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, that is if the degree of the numerator is greater than or equal to the degree of the denominator, divide the denominator into a numerator to obtain। यानी जो चीज़ हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखी कि या तो वो उसके बराबर हो या उससे लेस देन हो, तो हमें न्यूमरेटर को यानी कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शंस को किस तरह से ब्रेक करना है, एन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू अ पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ द वैल्यूज है, प्लस एन वन एक्स डिवाइड डी एक्स, ये फॉर्मेट होगा। अब यहाँ पर वही चीज़ हम देखेंगे जो डिग्री की मैंने स्लाइड पे बताया था, वेयर डिग्री ऑफ दी एन वन एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ डी एक्स, यानी ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो लेस है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देन अप्लाई स्टेप 2, 3 एंड 4, यानी अगर ऐसा है तो आप स्टेप कर दोगे 2, 3, 4 को अप्लाई कर दोगे टू द प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेस एन वन एक्स डिवाइड डी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी हमें 1, 2, 3, 4 को उसमें अप्लाई कर देना, उसके जरिए से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 2 क्या कहता है, अगर ऐसा है तो हमें फैक्टर करना है डेनोमिनेटर को, यानी नीचे जो वैल्यूज मौजूद है उसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फैक्टर के लिए अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा है। ठीक है, एन की जगह वहाँ पर 2 लिखा हुआ था और इसकी एम की जगह 2 लिखा हुआ था, राइट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो ये क्या है, इरिड्यूसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किस तरह से ब्रेक कर रहे होंगे, एक दफ़ा स्क्वायर के साथ यानी एन के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा विदाउट एन लिख रहे होंगे। ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 के अंदर है लीनियर फैक्टर, यानी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म पे ना हो तो लीनियर फैक्टर में आप उसे करेंगे। ठीक है, फॉर ईच फैक्टर ऑफ दिस फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू होल टू द पावर एम, द पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग सम ऑफ द एन फ्रैक्शंस, यानी जब पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म पर वैल्यूज होगी तो हम उसे इस फॉर्म पर डिकम्पोज कर रहे होंगे, 1, 2 एंड सो ऑन टिल द वैल्यू ऑफ एम, जो भी एम की वैल्यूज होगी उसी तरह से उसको ब्रेक किया जा रहा होगा। द लास्ट वन इज अ क्वाड्रेटिक or the quadratic factor. For each factor of this form, the partial fraction decomposition must include the following sum of the n fractions. ठीक है, यानी अगर quadratic form पे हो तो bx plus c, ये quadratic bx है, ये linear है, और इसके पहले हमने factor simple denominator को देखा कि हमें किस फॉर्म पर उसे फैक्टर कर रहे होंगे। अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म पर है तो b1x plus c1, फिर ये 2 हो जाएगा टिल टू द वैल्यू ऑफ n, और इसी तरह से जैसे जैसे वैल्यूज b की चेंज हो रही है, डेनोमिनेटर पे भी वैल्यूज की पावर को चेंज किया जा रहा है टिल टू द वैल्यू ऑफ n।
तो ये कुछ स्टेप्स हो गए 1 2 3 एंड 4 जिसके ज़रिए से हम डिकम्पोज कर रहे होंगे फंक्शन को। अब हम फाइनली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि कॉन्सेप्शनल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब किस तरह के भी क्वेश्चंस अगर हमें दिए जाएंगे जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म पर हो, तो हम उसे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर रहे होंगे। तो एग्जाम्पल 1 है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, यानी यूनिक नंबर ऑफ द लीनियर फैक्टर्स नीचे मौजूद होंगे और उसे हमें डिकम्पोज करना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद हमने डेनोमिनेटर पे देखा क्वाड्रेटिक फॉर्म पर वैल्यूज है, क्या हम उसे फैक्टर फॉर्म पर कन्वर्ट करके दो पार्ट्स बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, x-3 x-2, वेरी सिंपल लीनियर जो अलजेब्रा के अंदर फॉर्मेट होता है फैक्टर बनाने का, वो हमने किया। मल्टीप्लाई करूंगा वही वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद x-3 और x-4, अच्छा ऊपर जो वैल्यूज लिखी गई है वो a और b लिखी गई है। अगर क्वाड्रेटिक से ज़्यादा फ्रैक्शन वैल्यूज नॉन रिपीटेड अगर रिपीटेड होते तो हम ax प्लस b इसके फॉर्म पे जा रहे होते। अब यहाँ पर रिपीटेड वैल्यूज नहीं है तो a और b लिखा गया है। अब हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो a और b को वो करने के लिए हमने क्या किया, अगर आप ये पढ़ें तो डेनोमिनेटर को x-3 एंड x-4 से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज x-3 कैंसिल हो जाएगी, x-2 बच जाएगा। तो ये इस तरह से बच गया। अब इस इक्वेशन में एक दफ़ा x की वैल्यूज़ यहाँ पर अगर इस चीज़ को सॉल्व करो आप x-3 को, तो यहाँ से वैल्यू 3 मिलेगी और यहाँ से आपको 2 मिलेगी। तो एक दफ़ा 3 रखकर जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो a की वैल्यू 1 आ गई, और एक दफ़ा इक्वेशन की वैल्यू a की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखकर पुट किया गया तो b की वैल्यू -1 आ गई। यानी एक दफ़ा 1 मिल गया, एक दफ़ा -1। दैट्स वेरी सिंपल। अब जब a और b की वैल्यू मिल गई तो जो सिंपलेस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ द क्वेश्चन बना वो ये बन गया भाई, a की जगह 1 और b की जगह भी -1, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। ये डिकम्पोज फॉर्म हो गया। अब इस डिकम्पोज फॉर्म को, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था राइट द पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिंग ऑफ दिस, तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली अपने फॉर्मूले को डिकम्पोज कर लिया है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड डिकम्पोजिंग क्या है। अब यहाँ पर कुछ एजम्पशंस की गई हैं कि अगर वैल्यूज़ को चेंज किया जाए तो क्या होगा। हमने बेसिक जो है डिकम्पोजिंग यहाँ पे सीख ली है। ओके, द नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ पर उन्हीं डिकम्पोजिंग को इन अ फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे। रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी पे फैक्टर जो है वो रिपीटेड होंगे। तो सिंपल क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो इस डेनोमिनेटर में से मैं x को अगर कॉमन ले लूँ तो क्या ये फॉर्मेट बन जाएगा, और इस फॉर्मेट को देखने के बाद क्या मैं उसे x मल्टीप्लाई बाय x+1 होल टू पावर 2 लिख सकता हूँ। सारी चीज़ें इसके लिए सॉल्व की गई हैं। ठीक है, अब जब ये हो गई, क्योंकि नीचे जो है वो आप गौर देखो तो रिपीटेड फॉर्मेट है ना, x+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिपीटेड है। तो रिपीटेड के लिए हमने क्या किया, और ये लीनियर भी है, तो a/x, b/x+1 एंड c/x+1 टू होल द स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्विंग बाय यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब जब ये चीज़ हो गई तो हमें a, b और c के लिए क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए होंगे, यानी सॉल्व करना होगा। ठीक है, गुड। अगर आप बगौर देखो तो अगर मैं इस स्टेप्स पे देखूं तो मल्टीप्लाइंग बाय द लीस्ट कॉमन डेनोमिनेटर x+1 होल टू द स्क्वायर यील्ड द बेसिक इक्वेशन, यानी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म पे आ गई। जब इस फॉर्म पर इक्वेशन आई टू सॉल्व फॉर a लेट x इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x इक्वल टू 0 लिया मैंने, फिर एक दफ़ा यहाँ से x इक्वल टू -1 आएगा, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करेंगे तो दो डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। फिर तो हमने सबसे पहले 0 से सॉल्व किया, a की वैल्यू मिल गई, और जब -1 से किया तो c की वैल्यू मिल गई। यकीनी तौर पे जब a और b की वैल्यू लिखेंगे तो आप c को भी सॉल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ पे करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, x एंड x स्क्वायर और प्लस का 6 वैसे लिखा गया, a और b की वैल्यू पुट की गई, c के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ से c तमाम वैल्यूज जब सॉल्व कर ली गई तो हमें फाइनली क्या मिल गया, यहाँ पे b की वैल्यूज मिल गई। कैसे मिली देखो, द मोस्ट कन्वीनियंट चॉइस ऑफ x have been used to find the value of b. You can use any of the other x along with the calculated values of a and c using x equal to 1. x equal to 1 के जरिए से हमने कैलकुलेट किया, a की वैल्यू 6 मिली और c की वैल्यू यहाँ पर 9 मिल गई थी। ठीक है, c हमने फाइंड कर लिया था, हमें b फाइंड करना था, तो a और c की वैल्यू लिखी, b हमें फाइंड हो गया और b की वैल्यू भी मिल गई हमें। तो इसका मतलब ये हुआ a b c तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर इस जगह पर हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पुट किया ये फॉर्म आ गया भाई हमारे पास। अब आप देखेंगे कितना आसान हो गया, a और b और c की वैल्यूज लिख दी हमने। ठीक है, इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/x ln x के बराबर होता है सॉल्व, माइनस 1/x+1 ln के बराबर होता है सॉल्व। 9 कॉमन है, ठीक है, x+1
होल टू द पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, -1 हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो चीज़ बाहर आएगी एंड फाइनली दिस विल बी द इंटीग्रेशन सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड कि लीनियर फैक्टर्स जो रिपीटेड वैल्यूज़ थी हमने उसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म पर सॉल्व किया, कन्वर्ट किया और उसके बाद सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के फॉर्म पर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन हमने देखा, सिंपल क्वेश्चन देखने के बाद अगर हम बगौर देखें तो इस डेनोमिनेटर पर मौजूद वैल्यूज़ को इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी हमने फर्स्ट पार्ट में से x कॉमन लिया तो x -1 देन मल्टीप्लाई बाय x² + 4, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर इस वैल्यूज़ को नीचे लिख दिया। नीचे लिखने के बाद हमने देखा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पर है तो हम लिखेंगे a b c x + d। ये चीज़ भी मैं दिखा चुका हूँ आपको स्लाइड से, ठीक है। ये फॉर्म कब लिख रहे थे हम, तो a/x b x -1 एंड c x + d डिवाइड बाय x² + 4, ठीक है। अगर आप बगौर देखें तो यहाँ पर रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं है बल्कि डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है, रिमेंबर। अच्छा जी, इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कंप्लीट वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे। जब इन्हें बोथ साइड में भी करेंगे तो ये वैल्यूज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा था सिंपल ये वैल्यूज़ रहेगी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे क्या होगा, a के साथ x -1 x² + 4 आ जाएगा एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना होगा कि x की वैल्यूज़ को मैं एक दफ़ा 0 ले सकता हूँ, इसी तरह से x की वैल्यू को एक दफ़ा 1 ले सकता हूँ, और फिर इसी तरह से यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ एक और भी मिल सकती है, लेकिन हम इन दोनों के ज़रिए से दो वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हमने x की वैल्यू 0 लिया तो हमें a की वैल्यू मिल गई 2, x की वैल्यू 1 लिया तो b की वैल्यू मिल गई हमें -2। इन दोनों को सिंपल इक्वेशन में पुट करके भी मैं c मालूम कर सकता हूँ, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, ठीक है। सिंपल वैल्यूज़ पुट की गई तो हमें c मिला और c के साथ फिर हमने ऑनवर्ड d मिल गया। अगर आप यहाँ देखें, एट द पॉइंट c d आर yet to be, you can find these remaining constant by choosing two other values of the x and solving the resulting system linear equation. If x equal to -1, then using a equal to 2 and b equal to -1 you can write. इस तरह से हमने तमाम वैल्यूज़ लिखी तो जो इक्वेशन a और b के ज़रिए से सॉल्व हो कर आई वो ये आई भाई, 2 = -c + d। अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया x² + 4 को, तो x बराबर हो जाएगा +-2, तो हमने x की वैल्यू 2 लिया, तो जब ये पुट किया तो हमें सेकंड इक्वेशन ये मिल गई भाई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, यानी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो इसके जरिए से हमें क्या मिल गई, c। तो जब ये c मिल गया तो c किसी भी इक्वेशन में पुट करके d मालूम कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। इस इक्वेशन में पुट किया, d की वैल्यू मिल गई 4, यानी a b c d सारी चीज़ें मिल गई। इक्वेशंस में पुट किया, ये इक्वेशंस कंप्लीट इंटीग्रेशन फॉर्म पर आ गई, ठीक है। इंटीग्रेट किया 1/x को ln x, 1/x - x ln, इसी तरह से x² + 4 1 के साथ x के साथ आइए ln के फॉर्म पे और ये tan इनवर्स के फॉर्म पे, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड कि इस सेशन पे जो हमने एक फॉर्म्स अंडरस्टैंड किया कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है और वो किस तरह से टेक्निकली सॉल्व किया जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी हो गई होगी। कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, कुछ और भी क्वेश्चन बुक पे मौजूद है। आई हाईली सजेस्ट यू कि आप उन क्वेश्चंस को भी देखें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेवल जो टाइमिंग होती है उस टाइम के मुताबिक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन का रिपीटेड क्वाड्रेटिक एक और क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है, एक मैं आपको करवा चुका हूँ, इसे आप देखें, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा यहाँ सेशन एंड हो रहा है। गाइडलाइंस को देखें तो गाइडलाइंस एक्चुअली वही है जो मैंने गाइडलाइंस आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, लेकिन अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो और भी आसानी होगी आपको सब्स्टिट्यूशंस में कि डिस्टेंट लीनियर फैक्टर में बेसिक इक्वेशंस क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर कोफिशिएंट क्या है और क्वाड्रेटिक, ठीक है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के कुछ असूल यहाँ पे लिखे हुए, वैसे मैंने इनको ब्रीफ पे स्टार्टिंग में बता दिया था। तो फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि हर तरह की जो टेक्निकली चीज़ें हैं, स्पेशली फॉर द डीप लर्निंग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, उन चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान रहे। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं जहाँ पर हम 8.6 को डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह से जुड़े रहें। सी यू देयर।